हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू इंस्पायर क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर राहुल आनंद और आज लेकर आ गया हूं डिसोल्यूशन पार्ट 4 को। जी हां, हम लोगों ने हमारे लास्ट सेशन में बात करा था कि कैसे कोई फर्म अपने एसेट्स और अपनी लायबिलिटीज को सेटल करती है, कैसे कोई फर्म अपने एसेट्स को मार्केट में बेचती है और वहां से पैसा वापस आता है और उन पैसों की मदद से हम अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे अबाउट दी main concept of dissolution which is also known as realization expenses। जी हां, आज हमारा जो सेशन होगा it will be 100% dedicated to the realization expenses। अब सवाल बच्चों ये उठता है कि ये realization expenses होते क्या हैं? अभी तक तो हमने इनके बारे में नहीं सुना। तो होता क्या है कि मान लो कि कोई पार्टनरशिप है जिसे आप और मैं मिलकर चलाते हैं और हम लोगों के बीच में हो गया कन्फ्लिक्ट, हम लोगों की हो गई लड़ाई और हमें अपना बिजनेस करना पड़ा बंद। तो अगर हमें हमारा बिजनेस बंद करना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज को बेचा जाएगा। जब किसी एसेट को मार्केट में बेचा जाता है तो कुछ पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, एग्रीमेंट बनाया जाता है। जब लायबिलिटीज का पेमेंट करा जाता है तो भी पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, तो भी एग्रीमेंट बनाया जाता है। तो जब बिजनेस बंद होता है तो बहुत सारा पेपर वर्क इन्वॉल्व हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस खर्च हो जाते हैं, लेबर के चार्जेस खर्च हो जाते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज का पैसा खर्चा हो जाता है। इन सभी खर्चों को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाता है। तो जब भी कोई बिजनेस मार्केट में बंद होता है, उस बिजनेस को बंद करने के लिए जो खर्चा हम लोग करते हैं उस खर्चे को कहा जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। यानी कि एसेट्स को रियलाइज करने के लिए जो पैसा खर्च हुआ या लायबिलिटीज को बेचने के लिए, सेटल करने के लिए, पेमेंट करने के लिए जो पैसा खर्च हुआ, उस खर्चे को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहा जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का एक बहुत ही स्पेशल और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते क्या है और इनका ट्रीटमेंट कैसे करा जाता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है डिसोल्यूशन के केस में वो क्या है कि जब भी कोई फर्म बंद होती है तो उसको रियलाइजेशन करने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, जिन खर्चों को कहा जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जब भी कोई फर्म मार्केट में बंद होती है उस फर्म को कुछ खर्चे करने पड़ते हैं और उन खर्चों को कहा जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब ये जो हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं ये मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। ये मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं मतलब इसमें केसेस इन्वॉल्व होते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे कौन करेगा, अल्टीमेटली किसकी जिम्मेदारी है खर्चे करने की। तो केस नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो केस नंबर 1 इज व्हेन द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर। जब रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो कोई पार्टनर पे कर लेता है। कैसे पे कर लेता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे बिजनेस में 2 पार्टनर्स हैं, एक मैं और एक मेरा स्टूडेंट जिसका नाम है सिद्धांत। ठीक है, तो मेरे बिजनेस में हम 2 पार्टनर्स हैं, एक मैं और एक मेरा स्टूडेंट जिसका नाम है सिद्धांत। मैंने सिद्धांत से कहा, सिद्धांत भाई देख बिजनेस तो बंद हो रहा है, अब ऐसा है खर्चे तो करने पड़ेंगे, तो क्या तू खर्चा करेगा? कहता सर मेरे पास पैसे होते तो मैं बिजनेस बंद थोड़ी ना करने देता, मैं बिजनेस खुद नहीं चला लेता। मैंने कहा बात तो तेरी सही है, यानी कि बिजनेस बंद हो रहा है तो खर्चा अब मुझे करना पड़ेगा। तो कहता हाँ सर आप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्यों करूंगा, चैरिटी करने बैठा हूं, बिजनेस करने बैठा हूं, चैरिटी थोड़ी ना करूंगा। और कॉमर्स तो वैसे ही सिखाता है नो फ्री लंच, कोई फ्री लंच नहीं देने का। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं आज खर्चा करने को तैयार हूं, लेकिन जो भी पैसा मैं खर्च करूंगा मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। यानी कि फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी पैसा मैं खर्चा करूंगा मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, हर हालत में चाहिए। सिद्धांत कहता है डन डन डन, यानी कि आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो हुआ क्या कि एक पार्टनर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो एक्सपेंसेस को पे करेगा और इस कंडीशन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि फ्यूचर मतलब जब बिजनेस बंद होगा तो उसे ये खर्चे को रीइंबर्स कर दिया जाएगा। नाउ व्हेन आई से रीइंबर्स कर दिया जाएगा, इसका मतलब उसका पैसा उसको लौटा दिया जाएगा, उसका पेमेंट उसको कर दिया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि बिजनेस का खर्चा हो रहा है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो पार्टनर अल्टीमेटली ये खर्चा देगा उसके कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। तो ये बात समझ में आती है, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट क्यों करा गया, क्योंकि बिजनेस का खर्चा हुआ
और पार्टनर को क्रेडिट क्यों करा गया? क्योंकि हम पार्टनर को पैसा रीइंबर्स कर रहे हैं। तो अगर हम पार्टनर को पैसा रीइंबर्स कर रहे हैं तो पार्टनर का नाम आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नरेशन हो जाएगा बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। तो देखो पार्टनर का नाम भी हो गया कि उसने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए और फर्म ने पैसे रीइंबर्स भी कर दिए, क्योंकि अल्टीमेटली खर्चा पार्टनर का थोड़ी ना था, खर्चा किसका था? फर्म का खर्चा था। ठीक है बॉस, ये वाली बात समझ में आती है? तो अगर ये एंट्री क्लियर है, एग्जाम में आ जाए कि जब भी कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर पे करेगा तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर। क्यों होगी? क्योंकि फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और क्योंकि हम पार्टनर को रीइंबर्स कर रहे हैं इसलिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ना। अब इसके बाद बात करते हैं केस नंबर 2, यानी कि सेकंड कंडीशन, व्हेन द एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म। जो भी रियलाइजेशन के खर्चे हैं वो सारे के सारे खर्चे अब फर्म पे करेगी। फर्म मतलब मैं और सिद्धांत, हम दोनों पार्टनर्स को ही तो कलेक्टिवली फर्म कहा जाता है। तो जब भी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस फर्म पे करेगी तो इसका मतलब ये खर्चा किसका हो गया? ये खर्चा, ये जो एक्सपेंस है ये एक्सपेंस हो गया फर्म का, यानी कि पैसा भी इस्तेमाल होगा फर्म का, खर्चा भी होगा फर्म का। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि फर्म के बैंक अकाउंट से इस खर्चे को पेमेंट करा जाएगा। जब भी फर्म का खर्चा होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि खर्चा हो रहा है, और टू बैंक अकाउंट क्योंकि पैसा कहां से इस्तेमाल होगा? फर्म के बैंक अकाउंट से। और यहां नरेशन आ जाएगा बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करा। तो आई होप ये दो एंट्री आपको समझ में आती होंगी। आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसकी नेक्स्ट केस के बारे में बात करते हैं। नोटेड? चलिए अब बात करते हैं इसके थर्ड केस के बारे में। थर्ड केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जब भी हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो वहां पर एक कंडीशन और आ जाती है कि कभी कभी कोई पार्टनर ये कह देता है कि चल यार फर्म क्या खर्चा देगी, मैं खर्चा दे देता हूं। मतलब बड़प्पन दिखा रहा है पार्टनर, पार्टनर अपनी सुपीरियरिटी दिखा रहा है कि फर्म क्या खर्चा देगी, मैं पेमेंट कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल केस नंबर 3, अगेन बिजनेस में हम दो पार्टनर्स थे, एक मैं और एक सिद्धांत। ये हमारा पार्टनर हो गया सिद्धांत। तो फर्म बंद हो रही थी तो मैंने सिद्धांत से कहा, सिद्धांत भाई फर्म तो बंद हो रही है, अब क्या करना है? सिद्धांत बोलता है सर टेंशन लेने का नहीं, जो भी डिसोल्यूशन का एक्सपेंस है वो डिसोल्यूशन का एक्सपेंस मैं दूंगा। मैंने कहा आप दोगे? बोलता है हाँ सर मैं दूंगा। मैंने कहा फर्म को आपको रिवर्स तो नहीं करना पड़ेगा? कहते सर नहीं देना पड़ेगा। यानी कि सिद्धांत ने अपने मजबूत कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि जो भी फर्म के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस होंगे वो उन्हें पर्सनली बेयर करेगा। पर्सनली बेयर करेगा मतलब अपना खर्चा मान के देगा, फर्म से पैसे नहीं मांगेगा, मुझसे पैसे नहीं मांगेगा। यानी कि केस हो जाता है व्हेन partner paid and borne the realization expenses। जब पार्टनर रियलाइजेशन के खर्चों को पे भी अपनी पॉकेट से कर रहा है और बॉर्न भी कर रहा है। व्हेन आई से बॉर्न कर रहा है मतलब अपनी जिम्मेदारी लेकर पेमेंट कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में उसकी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्म का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर फर्म का कोई लेना देना नहीं है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एंट्री हो जाएगी नो एंट्री। अब आप पूछोगे सर नो एंट्री क्यों हो गई? तो बच्चों अगर उसने फर्म का पैसा यूज नहीं करा, उसने फर्म से पैसे मांगे नहीं, उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुकी थी, तो जब फर्म इन्वॉल्व ही नहीं है तो पैसे किस बात के देने हैं? और अगर पैसे ही नहीं देने तो एंट्री किस बात की करनी है? तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कोई भी एंट्री करने वाले नहीं है। क्यों नहीं करने वाले? उसने इससे अपनी पर्सनल लायबिलिटी मान लिया था। अच्छी बात है ना, मानने दो यार, बिजनेस साथ में करा है, प्रॉफिट कमाया तो लायबिलिटी भी तो ले सकता है ना। तो यहां पे कोई भी एंट्री नहीं होगी ना। अब बात करते हैं केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 अगेन आ जाते हैं पवेलियन पे। केस नंबर 4 क्या कहता है? व्हेन पार्टनर इज अलाउड अ कमीशन टू बेयर एक्सपेंसेस। हमने पार्टनर को कुछ कमीशन दिया। जो हमारा पार्टनर है
हमने पार्टनर को कुछ कमीशन दिया ये कहकर कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे उन एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी तुम्हारी। तो यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगेन हमारे बिजनेस में दो पार्टनर्स थे, एक मैं और एक सिद्धांत। हमारे सिद्धांत जी पार्टनर थे। तो सिद्धांत से मैंने कहा सिद्धांत क्या करना है, बिजनेस बंद हो रहा है। सिद्धांत कह रहा है सर आप टेंशन मत लो। मैंने कहा ठीक है नहीं ले रहा। अब कहता है मुझे 4,000 रुपए दे दो। मैंने कहा दे दिए। अब कहता है जितने बिजनेस के खर्चे होंगे वो सब मैं बियर करूंगा। मैंने कहा मतलब खर्चे भी देने पड़ेंगे, तुम्हें 4,000 भी देने पड़ेंगे। बोला नहीं सर मुझे सिर्फ 4,000 रुपए दे दो, बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे एक्सपेंसेस मैं बियर करूंगा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें सिर्फ 4,000 रुपए दे दें और बिजनेस के जितने भी खर्चे होंगे वो तुम बेयर करोगे। मैंने कहा अगर खर्चे 6,000 रुपए हो गए तो? बोला सर मेरी जिम्मेदारी। मैंने कहा खर्चा अगर 3,000 हो गया तो? बोला सर मेरी जिम्मेदारी। यानी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कितनी है कि हम तुमको 4,000 रुपए दे दें, उसके बाद के सारे खर्चे तुम्हारे। यानी कि पार्टनर को हमने कमीशन अलाउ कर दिया। हमने पार्टनर से कहा पार्टनर कमीशन ले लो और उसके बाद सारे खर्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। अब क्या होगा, अब एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना कमीशन हम उसको देंगे कमीशन के अमाउंट से एंट्री हो जाएगी, एक्चुअल एक्सपेंसेस से नहीं होगी। एक्चुअल एक्सपेंसेस चाहे 5,000 के हो, चाहे 10,000 के हो, चाहे 15,000 के हो, चाहे 50,000 के हो, चाहे 2,000 के हो, उससे अब हमारा कोई कंसर्न नहीं है। क्यों नहीं है कंसर्न? क्योंकि उसने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि सर आप बस मुझे कमीशन पे करोगे, बाकी जिम्मेदारी मेरी। तो हम कमीशन की एंट्री करेंगे, बाकी कोई भी एंट्री करने वाले नहीं है। ठीक है, अब आप सोचोगे इसमें पार्टनर का क्या फायदा? यार बिल्कुल है फायदा। अगर खर्चा 3,000 हो गया तो पार्टनर को 1,000 रुपए बच गए। अगर खर्चा 500 रुपए हो गया तो पार्टनर को 3,500 रुपए बच गए। यानी कि पार्टनर अपने फायदे के लिए यह काम कर सकता है। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं। नेक्स्ट केस, केस नंबर 5 थोड़ा सा रेलेवेंट है। केस नंबर 5, केस नंबर 5 ये कहता है व्हेन पार्टनर टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस अगेंस्ट एन एसेट। जब पार्टनर हमारा अपने कंधों पे जिम्मेदारी ले रहा है कि बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो बियर करेगा, बट उसे पैसे नहीं चाहिए बदले में, वो बदले में हमसे कोई एसेट मांग रहा है। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका। देखिए मान लेते हैं आपके बिजनेस में एक छोटा सा केस ले लेते हैं कि हमारे पास वही दो पार्टनर्स थे, एक मैं और एक सिद्धांत। ठीक है, थोड़ा सा डिफॉर्म बना देते हैं सिद्धांत। तो अब सिद्धांत कह रहा है कि सर बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन सभी एक्सपेंसेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है। यानी कि बिजनेस के जो भी खर्चे होंगे उन खर्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है। तो मैंने कहा तुझे बदले में क्या चाहिए? बोला नहीं सर ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा जल्दी बता क्या चाहिए? कहता सर ऐसा है, बिजनेस में कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ है, मुझे अपना दूसरा बिजनेस खोलना है, आप एक काम करो वो फर्नीचर मुझे दे दो। मैंने कहा आ गया ना भाई लालची इंसान। एक तरफ तू कह रहा है कि बिजनेस के एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, दूसरी तरफ बिजनेस का फर्नीचर मांग रहा है। कहता है सर क्या फर्क पड़ रहा है, वैसे भी तो आपको फर्नीचर बेचना था, आपको एक्सपेंसेस का पेमेंट करना था। अगर मैं एक्सपेंसेस के बदले में आपसे फर्नीचर मांग भी रहा हूं तो परेशानी क्या? मैंने कहा बात तो सही कह रहा है। मैंने कहा ले ले जा, तू फर्नीचर ले ले और बदले में हमारे बिजनेस के जो भी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है उनका पेमेंट कर देना। कहता है डन। तो अब बताओ इसमें क्या एंट्री होगी? इसमें होगी नो एंट्री। नाउ व्हेन आई से नो एंट्री, तो नो एंट्री का मतलब कोई भी एंट्री नहीं होगी। अब आप पूछोगे भाई क्यों नहीं होगी नो एंट्री, कोई भी एंट्री? रीजन सिंपल है ना, एक लायबिलिटी थी एक्सपेंस हो गई, एक एसेट था फर्नीचर हो गया, आपस में सेटल हो गया, क्रॉस सेटलमेंट याद आ गया। और अगर क्रॉस सेटलमेंट होगा तो कोई भी एंट्री होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी एंट्री? क्योंकि एक एसेट और एक लायबिलिटी आपस में हो गई है सेटल। तो ये हमारे कुछ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के केसेस थे। एक बार इनका सम अप ले लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए नाउ अगर मैं बात करता हूं केसेस की, तो मैंने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया? मैंने सबसे पहले आपको यह पढ़ाया कि अगर बिजनेस के एक्सपेंसेस कोई पार्टनर पे करेगा तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू पार्टनर, क्योंकि पार्टनर को हम रीइंबर्स करेंगे। अगर बिजनेस के एक्सपेंसेस फर्म पे करेगी तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू कैश, क्योंकि खर्चा फर्म का पास से गया। अगर पार्टनर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और खुद पेमेंट कर दे तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका पर्सनल खर्चा हो गया। अगर पार्टनर को हमने कमीशन दिया ताकि वो एक्सपेंसेस को कर सके,
तो हमने एंट्री कर दी रियलाइजेशन टू पार्टनर के नाम से। और अगर कोई एसेट दे दिया हमने पार्टनर को अगेंस्ट द एक्सपेंसेस, तो भी कोई एंट्री नहीं हुई, क्योंकि एक एसेट और एक लायबिलिटी आपस में हो गए सेटल। अब रह गया सबसे इंपॉर्टेंट केस। क्या है वो केस? ध्यान से देखते हैं। देखिए केस नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। पार्टनर थे हम दो, मैं और सिद्धांत जी, बिल्कुल। अब हुआ क्या, सिद्धांत कहता है सर खर्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। मैंने कहा इतनी देर से कह रहा है, देर क्यों नहीं देता खर्चे? कहता है सर पैसे नहीं है। मैंने कहा देख आ गया ना लाइन पर, एक तरफ कह रहा है कि खर्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी, और जब देने का टाइम आ रहा है तो कह रहा है तेरे पास पैसे नहीं है। बोला सर हाँ अभी पैसे नहीं है, अभी क्या करो, फर्म के पैसे निकाल के मुझे दे दो ताकि मैं पेमेंट कर सकूं, मांगूंगा नहीं वापस। यानी कि मैं फर्म के पैसों का इस्तेमाल जरूर करूंगा, लेकिन वो पैसा मेरे नाम पे चढ़ा देना, यानी कि मान लेना कि वो पैसा मैंने अपने पर्सनल लिए निकाला है। इसका क्या मतलब हुआ? When expenses are to be borne by partner, जब जो एक्सपेंसेस हैं वो पार्टनर बॉर्न करेगा, बट यूजेस फर्म्स कैश। बट इस समय जो वो कैश यूज कर रहा है वो किसका कैश होगा? वो फर्म का कैश होगा। तो अगर पार्टनर एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, वो फर्म के कैश को यूज करता है बच्चा, तो उस सिचुएशन में हम इसे कंसिडर करते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि उसने फर्म का पैसा यूज करा है अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। और ड्रॉइंग्स के केस में एंट्री क्या हो जाती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्योंकि ड्रॉइंग्स की एंट्री पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से होगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। गॉट इट? तो आई होप आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के ये सारे केसेस समझ में आए होंगे। इनके अलावा कोई दूसरा केस नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हर स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं जिसको इसकी जरूरत है। आपको अगर इस चैनल पे इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्टिव और काफी ज्यादा अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। तो टिल देन, सी यू, हैव अ नाइस डे।